भविष्य में जब भी कहीं भीम आर्मी का जिस पैमाने पर भी इतिहास लिखा जाएगा जी, छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर फेल होती है सफल होती है, मैं ये नहीं कहता जी, ये तो हमारे सब कर्म के आधार पर सफल होना और विफल होना हमारे ऊपर है, जी, परिस्थितियां भी होती हैं। मैं इतना जानता हूं, कोई कहे ना कहे, लेकिन राहुल नागपाल एक भीम आर्मी का उनमें एक वो स्तंभ है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, राहुल नागपाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सही मायने में वो यदि वो काम नहीं करते, पार्टी में नहीं जाते या संगठनों में नहीं जाते और अपने काव्य पाठ पर ध्यान देते, तो मैं समझता हूं कि आज उनकी पुनः रिकवरी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने रिकवरी कोई चिंता की नहीं कभी। बहुत सारे कार्यक्रम छोड़े, मेरे सामने की बात है, विदेशों से भी निमंत्रण उनको मिले, विदेश और देश के भी कोने कोने से उनको निमंत्रण आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक संगठन बन रहा है, जिस संगठन को मजबूत करने में मैं जहां भूमिका अपनी निभा सकता हूं, मैं अपनी भूमिका निभाने को तैयार हूं। जिसके लिए मुझे बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ने पड़े, संगठन छोड़ने पड़े, मैं छोड़ूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बन रहा है, उसको कैसे मजबूती मिले, उसके लिए वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी और मैं मनोज अवतारी। मेरे साथ हमारे बौद्ध भिक्षु बीपी थिरोज्योति जी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है। बीपी थिरोज्योति जी जहाँ जहाँ भारत के अंदर बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ बीपी थिरोज्योति जी का नाम कोई अछूता नहीं है। आज हम पहुँचे दिल्ली लोनी रोड स्थित संगाराम बुद्ध विहार पर। पहले थोड़ा सा इस बुद्ध विहार के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का जो ये साक्षात्कार है वो बुद्ध विहार को लेकर नहीं है। आज का साक्षात्कार हम किसी और विशेष मुद्दे को लेकर बंते जी के पास पहुंचे हैं। बंते जी, पहले तो बंदना में आपको फिर बार बंदना। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को मंगल कामना देता हूं, सबका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। और संगाराम बुद्ध विहार आप सभी बौद्ध उपासकगणों के महत्वपूर्ण योगदान की देन है। काफ़ी पुराना बुद्ध विहार है। इसके संस्थापक पूज्य भदंत धम्मथीरो महाथेरो जी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन, उनका परिनिर्वाण 2008 में हो चुका है और 24 जुलाई को उनकी हर बार पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन इस बार शायद देश में जो व्यवस्था चल रही है उसको देखते हुए शायद ना मनाई जाए। फिर भी वो एक बंधन के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण दिल्ली जैसे शहर में संगाराम बुद्ध विहार के नाम से निर्माण किया है। और एक बुद्ध विहार है तो आज ये समाज के लिए है और समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब आइए साथियों, चलते हैं। आज जो हम बंते जी के पास पहुंचे हैं, क्यों आज हम पहुंचे हैं? कल रात एक पोस्ट आई, भारत के जाने माने राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल, वो अपनी पोस्ट एक डालते हैं, वो लिखते हैं, भीम आर्मी प्रवक्ता पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस बुद्ध विहार का और भीम आर्मी का क्या संबंध है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब चंद्रशेखर रावण जेल में थे तो ये वही बुद्ध विहार है जहाँ पर जो दिल्ली के जो समाजसेवी थे वो इकट्ठा हुआ करते थे और योजनाएं बनाते थे कि भीम आर्मी को किस तरीके से देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। राहुल नागपाल चूँकि उस समय तक उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन एज ए कवि, एज ए राष्ट्रीय कवि, वो मेरे साथ भी कई बार दूसरे समाज सेवियों के साथ जेल में चंद्रशेखर से मिलने गए। वहाँ पर उनकी चंद्रशेखर से बात होती है, चंद्रशेखर उनको राजी करते हैं कि वो उनके साथ मिलकर काम करें। चंद्रशेखर बाहर निकल कर आते हैं। सुजीत सम्राट को राहुल नागपाल जी के विशेष आग्रह पर दिल्ली का प्रदेश प्रभारी बनाया जाता है और राहुल नागपाल को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, कुछ समय बाद इसके अंदर पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता जैसा महत्वपूर्ण पद मिलने के बावजूद उनके पास पावर थी तो उन्होंने भीम आर्मी को छोड़ने में ही भलाई समझी। कल राहुल नागपाल ने भी एक अपनी पोस्ट से जाहिर कर दिया है कि वो भीम आर्मी के हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि भंते जी जिस समय चंद्रशेखर रावण जेल में थे और यहाँ पर 100, 200, 300 आदमियों की मीटिंगें हुआ करती थी भीम आर्मी को लेकर 21 मई का, और बाद में जितने भी आंदोलन हुए दिल्ली के अंदर भीम आर्मी को लेकर, यहाँ से उनकी रूपरेखा तैयार हुई। यहाँ पर क्योंकि सादरे के अंदर भीम आर्मी के बहुत सारे लोग हैं,
बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से तमाम समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, या छोटे मोटे जितने भी दल हैं, उन सब के लोग यहाँ पर बहुतायत से हैं, या बहुजन समाज बहुत एक बड़ी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है। तो कैसा रहा जब भीम आर्मी यहाँ से दिल्ली से शुरू हुई, और आज आपको कैसा लग रहा है कि राहुल नागपाल जैसे जो कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं भीम आर्मी के, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो भीम आर्मी में नहीं रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये सोचने का विषय है कि आज हमारे युवाओं को अपने संगठन छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है। जी, एक उत्साह होता है, मैं इस विचार के बारे में बता ही चुका हूँ। जब भीम आर्मी का कारवा आगे बढ़ रहा था तो राहुल नागपाल जी, जो हमारे समाज के एक सम्मानित कवि हैं, युवा कवि हैं, होनहार कवि हैं, और अपने समाज का नाम देश के अलावा विदेशों में भी उन्होंने रोशन किया है और कर रहे हैं। उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही, क्योंकि वो इस बुद्धिविहार के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, जो हमारी संस्था है नेत्रीय बुद्ध कल्याण समिति, उसके वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो इसके नाते वो इस बुद्धिविहार से भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, और भी काफ़ी उपासक लोग हैं। तो जब चंद्रशेखर का कारवा चल रहा था तो यहाँ पर जो रणनीति वगैरह ये लोग बनाते थे और यहाँ आते थे, तो उनको मन में एक अच्छी जिज्ञासा थी कि हमारा समाज जो इस समय पीछे जा रहा है, मिशन से भटक रहा है, एक ऐसे समाज को दोबारा से संगठित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें सारी भूमिकाएं और सब कुछ करने के लिए हमें भीम आर्मी को मजबूत करना होगा। ऐसी इन लोगों की उस समय पर सोच होती थी, और आज भी है, और वर्तमान में भी थी, और समझता हूँ आगे भी रहेगी। लेकिन आखिर एक प्रवक्ता जैसे पद से या प्रभारी जैसे पद से जब हमारे लोग इस्तीफा देते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लोग जुड़े क्यों, और जुड़ करके फिर लोग टूटे क्यों, कहाँ कमी पाई गई, किसकी तरफ से पाई गई, क्यों पाई गई, कहाँ हम अधूरे रहे, या कौन से हमारे काम में कमी रही, या दूसरे के काम में क्या कमी रही। ये सभी चिंता के विषय हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद से लेकर के अब तक, या बाबा साहब अंबेडकर ने जो भी संगठन अपने समय पर भी जो बनाए थे, जिन्होंने स्वयं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित किया था, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, और भी पार्टी भी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आखिर सबके टुकड़े होना, सबको खंडित हो जाना, सब में से लोग टूट टूट कर चले जाना, फिर उन्होंने अपनी अपनी संस्था और बनाई। तो ये बाबा साहब अंबेडकर के उस वाक्य का सबसे बड़ा उल्लंघन हुआ, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि संगठित रहो जी। और बाबा साहब अंबेडकर के 3 मंत्र पूरे विश्व में जाने जाते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बने लोग, लेकिन शिक्षित बनने के साथ साथ जब संगठित होने की बात ही आई, तो वो संगठित कैसे हुई यही समझ नहीं आ रहा है मेरे। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि चाहे वो भीम आर्मी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, कहीं ना कहीं लोगों में अपना निजी स्वार्थ आ जाता है। वो पहले समाज को जगाने की बात करते हैं, समाज को उठाने की बात करते हैं, समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, और फिर वो बाद में उसी सिस्टम में जाकर के मिल जाते हैं जिस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ाई करते हैं। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लोग पहले झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करेंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये करेंगे पूरा, वो करेंगे पूरा। ये नारे तो हो सकते हैं लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक होता तो आज मेरा समाज एक बहुत बड़ी संख्या में संगठित का रूप धारण कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है देश में जी। आखिर ऐसा क्यों? जो मान्यवर काशीराम जी के समय के जो लोग थे वो सब टूट टूट के चले गए। हमें यह विचार करना होगा कि जो हमारे संगठन में लोग आते हैं वो हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या कोई गलती हमारी है या फिर गलती उनकी है? अगर कुछ गलती हमारी तो हम भी सुधार कर सकते हैं, दूसरे के अंदर कुछ गलती पाई जाती है तो उसको बैठा कर समझाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता छोड़कर नहीं जा रहे, उनको निकलने पर या उनको निकाल कर भगाया जा रहा है जी। तो आखिर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या संगठनों के सर्वे सर्वा हैं, संगठनों के मालिक हैं, उनको ये डर रहता है कि कई युवा कवि जैसे लोग या जागरूक लोग अगर हमारे संगठन में आ गए तो हमारी जो अपनी जो तानाशाही चलेगी संगठनों में वो खत्म हो जाएगी, हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे आगे ना निकल जाए जी। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर भय और डर बना रहता है। इसका कारण यह है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं और वो चंद दिनों तक
चंद दिनों तक समाज को गुमराह कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। जैसे जैसे समाज जागरूक होकर चला जाता है वैसे ही समाज से वो लोग सब टूटते चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर चंद लोगों के साथ उनको राजनीति करनी होती है और उतनी राजनीति होती रहती है जितने में उनकी रोजी रोटी चल सके, उससे ज़्यादा नहीं। बनते जी क्या लगता है, राहुल नागपाल जिस समय अपने पीक आवर पर थे, 2017-18 की ये बात है, पूरे देश के अंदर वो भ्रमण कर रहे थे, 22-23 राज्यों में वो लगातार अपने काव्य पाठ से बाबा साहब के विचारधारा को फैला रहे थे, जन जन तक, तथागत बुद्ध को जन जन तक फैला रहे थे। वो भारतीय बौद्ध महासभा में भी जुड़ते हैं, वो 2018 में समता सैनिक दल में भी जुड़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो समाज सेवा के लिए भीम आर्मी में उतरते हैं। अपने कैरियर को दांव पर लगाकर, जो कवि का जो कैरियर था उसको दांव पर लगाकर वो निष्ठा भाव से लग जाते हैं काम में, और आज उन्हें पछतावा हो रहा है कि अगर मैं काव्य पाठ से ही अपने समाज को चेताता रहता तो शायद आज मेरी स्थिति या मेरा जो मुकाम है वो कहीं और होता। बनिस्पत इसके कि दिल्ली जैसी एक, जहाँ से पूरे देश की राजनीति, पूरे विश्व की राजनीति भारत की अगर माने तो दिल्ली से ही प्रभावित होती है, दिल्ली जैसी जगह से उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। जहाँ तक राहुल नागपाल का सवाल है जी, राहुल नागपाल ने अपने कैरियर, अपने परिवार की जी परवाह न करते हुए दिन रात एक किया संगठन को खड़ा करने में, और अगर भविष्य में जब भी कहीं भीम आर्मी का जिस पैमाने पर भी इतिहास लिखा जाएगा जी, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर फेल होती है, सफल होती है, मैं ये नहीं कहता जी, ये तो हमारे सब कर्म के आधार पर सफल होना और विफल होना हमारे ऊपर है, जी, परिस्थितियां भी होती हैं। मैं इतना जानता हूं, कोई कहे ना कहे, लेकिन राहुल नागपाल एक भीम आर्मी का, उनमें एक वो स्तंभ है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, राहुल नागपाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई, सही मायने में वो यदि वो काम नहीं करते, पार्टी में नहीं जाते या संगठनों में नहीं जाते और अपने काव्य पाठ पर ध्यान देते, तो मैं समझता हूं कि आज उनकी पुनः रिकवरी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने रिकवरी कोई चिंता की नहीं कभी, बहुत सारे कार्यक्रम छोड़े। मेरे सामने की बात है, विदेशों से भी निमंत्रण उनको मिले, विदेश और देश के भी कोने कोने से उनको निमंत्रण आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक संगठन बन रहा है, जिस संगठन को मजबूत करने में मैं जहां भूमिका अपनी निभा सकता हूं, मैं अपनी भूमिका निभाने को तैयार हूं। जिसके लिए मुझे बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ने पड़े, संगठन छोड़ने पड़े, मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बन रहा है, उसको कैसे मजबूती मिले, उसके लिए वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। बनते 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और जमीनी स्तर पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी बहुजन पार्टी ने अपना जो लेखा जोखा है या अपना जो वर्चस्व है वो समाज तक, जनता तक, डोर टू डोर अपना काम किया है। ऐसे में क्या आपका वक्तव्य रहेगा, क्योंकि आप के मैंने वक्तव्य बहुत सारे सुने हैं जिसमें आप कहते हैं कि जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी, बहुजनों के अधिकार उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सत्ता में हम रहेंगे, ऐसा आपका स्वयं का कहना है बहुत सी वीडियो में, कि जब तक सत्ता में हम नहीं रहेंगे अपने संविधान को भी नहीं बचा पाएंगे। तो 2022 के मद्देनजर आप क्या युवाओं से कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हमने वर्तमान में जो सत्ता दी हुई है, हम सत्ता दे देते हैं किसी को भी, फिर वो हमारे ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ में व्यभिचार करते हैं, हमारे परिवारों को जलाया जाता है, हमारे साथ अन्याय किया जाता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमको जलील किया जाता है। आए दिन हमको संवैधानिक जो संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उनको भी कहीं ना कहीं दबाया जाता है, वो अधिकार भी हमको दिए नहीं जाते हैं, और फिर हम उनसे न्याय की मांग करते हैं। तो न्याय की मांग किन से कर रहे हैं? जिनको हमने सत्ता दी है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि सत्ता आपने दी है। वो ये कहते हैं कि हमें सत्ता तुम देने वाले कौन होते हो? हमें सत्ता मिली है, चाहे वो ईवीएम के दम पर मिली हो, चाहे कैसे भी मिली हो, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन सरकार का होना, बहुजन सत्ता में, बहुजन समाज का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। देश में चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी हो, उन सबको संगठित होकर के एक ऐसी समाज को, ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो जनहित में कदम उठाए, सबके हितों की रक्षा करे और सही दिशा में हमारे देश को लेके जाए। हम बहुजन समाज के समस्त जितने भी संगठन हैं, पार्टियां हैं, और जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, इन सबको कहेंगे कि आज आपको जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। और 2022 में जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने, जो पार्टी हमारी अभी, क्योंकि फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को ही जाना जाता है जी, और ये जी बहन जी किस प्रकार से दिशा निर्देश समाज को देंगी, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को देंगी, क्योंकि बहन जी
मिलने जुलने में तो शायद ज़्यादा वो रखती नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। और लेकिन मैं समझ सकता हूं क्या परिस्थिति है उनकी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, मैं उनके कार्य का सम्मान करता हूं। और जहां तक सवाल है, मुझे उम्मीद है पूरा कि कहीं ना कहीं 2022 में सत्ता बहुजन की ओर है। उसमें बहुजन में चाहे अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती जी भी हो सकती हैं, या तीसरा विकल्प तो खैर नहीं कहेंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगा कुल मिलाकर के कि सत्ता बहुजन की हो, और बहुजन की सत्ता होगी तो हमारे सम्मान की भी लड़ाई कोई ना कोई लड़ने वाला सदन में पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे बड़े ही पूज्य बीपी थीरो ज्योति जी के विचार, किस तरीके से उन्होंने देश की आवाम को बहुजन सत्ता की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। और साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि राहुल नागपाल भीम आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एक डर था कि इससे पहले मुझे भीम आर्मी से निष्कासित किया जाए, क्यों ना मैं ही भीम आर्मी को छोड़ दूं। इस बारे में राहुल नागपाल से ही बात करेंगे। विदा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे, भंते जी के वक्तव्य आपके दिल को छुए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।